केंद्र से नागौर की बेटी को एक टास्क मिला है कि मारवाड़ में एक बोतल है, वो बोतल हाथों में चली गई है, उस बोतल को खाली करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ज्योति मिर्दा की। नागौर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि ज़्यादा समय बीजेपी में आए हुए नहीं हुआ है, कुछ महीने पहले ही आए, विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब उसके बाद बीजेपी ने बैक टू बैक लोकसभा के लिए भी जिम्मेदारी दे दी। जब कांग्रेस और आरएलपी का अलायंस राजस्थान में हुआ तो उस समय नागौर से हनुमान बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया, तो ये बातें थी कि हनुमान बेनीवाल यहाँ मजबूत रहेंगी। लेकिन दिन ब दिन ज्योति मिर्दा जो हैं वो अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं, बात करेंगे कि मिर्दा परिवार की चौथी पीढ़ी लगातार राजनीतिक मैदान में है। अलग अलग लोगों के पास जाकर के तमाम चुनावी जब सफ़र होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, तब ये सक्रिय रहते हैं। मैम, स्वागत है द खटक की टीम में आपका। धन्यवाद। लगातार देख रहे हैं कि रात के करीब 10-11 बजने को आए और आप ऐसे ही आपके चेहरे पर लग रहा है कि अभी उठे हैं तैयार होकर के और चुनावी सभाओं में जा रहे हैं। इतनी हौसला, ये ताकत और इतनी स्फूर्ति कहाँ से लाते? पब्लिक का जोश देख करके आ जाती है। आप देखेंगे कहीं पे आज जो सुबह से कार्यक्रम शुरू किए थे, और आज तो बड़े लकी थे कि आज समय पे कार्यक्रम हो गए। कल तो 12 से ऊपर ही बज गया था समय। पब्लिक में बहुत जोश है, उससे नेताओं का खून बढ़ जाता है। क्या फैक्टर काम कर रहा है आपके नागौर में? मोदी फैक्टर काम कर रहा है कि फिर यहाँ लोकल इश्यूज हैं या फिर तमाम बातें काम कर रही हैं? नागौर में हमेशा दोनों तरीके के फैक्टर काम करते हैं, चाहे लोकल हो, और मोदी जी का तो हमेशा ही फैक्टर रहेगा। जब कांग्रेस में थे तब भी हमने झेल रखा है फैक्टर, दोनों बार, 2014 में भी, 2019 में भी। आज हम मोदी जी की टीम का हिस्सा भी हैं। लेकिन नागौर का चुनाव क्योंकि गठबंधन में सीट गई भी है तो काफ़ी हद तक लोकल रह जाता है उस सेंस में। तो दोनों चीज़ों का एक इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है। लोग कहते हैं कि ज्योति मिर्दा को जैसे टिकट मिला है बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि मिर्दा परिवार में राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं कि अब कुछ अच्छा होगा नागौर के लोगों के लिए। देखिए, लोग तो हमेशा लीडर्स खड़ा करने में विश्वास रखते हैं, चाहे किसी भी कास्ट में देख लीजिए, किसी भी आप समाज में देख लीजिए, किसी भी पार्टी में देख लीजिए, और ये होना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब खुद की पार्टी के लोग जो होते हैं वो लीडरशिप को काटने में लग जाते हैं। और ऐसा ही एक आरोप हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर लगता था कि वो कभी भी लीडरशिप को ग्रूम नहीं होने देते थे। पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितने राजनीतिक घराने हैं जिनको मतलब ज़ीरो कर दिया उन्होंने, और उनके हाथों में मोहरा भी बने हनुमान बेनीवाल खुद भी। उनको जहाँ जैसे इस्तेमाल करना चाहते थे वो इस्तेमाल करते थे। आपकी सिंपैथी है उनके प्रति? हनुमान बेनीवाल जी के प्रति नहीं, क्योंकि उन्होंने जानते बूझते किया है। वो सौदागर का काम कर रहे थे और गहलोत साहब उनको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वो फाइनेंशियल बेनिफिट देखते हैं अपना, कहाँ कैंडिडेट उतारना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ राज्यसभा में टिकट में कहाँ वोट डलवाना है, नहीं डलवाना, वो उस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए थे हमेशा से। बड़ा कमर्शियल टाइप की डीलिंग रही है। लोगों में ये लगता रहता है कि मैं संघर्ष करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं वहाँ धरना करता हूँ, लेकिन वो जो उनके संघर्ष की परिभाषा है वो चेंज हो जाती है। कभी वो कहते हैं मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, तो उनसे जा कर के पूछिए कि जब पिछली बार वो उन्होंने रामेश्वर डूडी जी के सामने कैंडिडेट खड़ा किया था तब वो क्या कर रहे थे, या मान लीजिए रामनिवास गावड़िया के सामने खड़ा किया तब क्या किया, या ज्योति मिर्दा के सामने हरेंद्र मिर्दा जी थे और उनको सपोर्ट करा तो उनका मंशा क्या थी। ओसिया में भी यही, ओसिया में ये किया, हरीश चौधरी के सामने ये किया। ऐसे तो 25वें उदाहरण मैं यहाँ पे आपको दे दूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत के इशारों पर हनुमान बेनीवाल ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पंक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं हरीश चौधरी के मुंह से भी हमने कई बार सुनी है। क्योंकि ये सच है, जो कांग्रेस में रहता है उसको मालूम है कि अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हनुमान बेनीवाल जानबूझ करके कमर्शियल फ़ायदे के लिए और अपना कद बाकी समाज के नेताओं को ख़त्म करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। उस दोनों काम उनका उल्लू सीधा होता रहता है, वो अपना काम करते रहते हैं। हनुमान बेनीवाल मंच पर ये बातें कहते रहते हैं कि ज्योति मिर्दा इसलिए बीजेपी में गए क्योंकि उनको ईडी का और तमाम चीज़ों का डर था। इंडिया बुल्स का भी वो जिक्र करते हैं।
हनुमान बेनीवाल के लिए मैंने बताया था कि ये हनु भाई LLB है। जैसे मुन्ना भाई MBBS हुआ करते थे, तो इन्होंने अपनी डिग्री कॉलर वॉलर पकड़ करके और नंबर बढ़वा करके ली होगी, जो मुझे लगता है। क्योंकि ये उनको पहले तो जा करके देखना चाहिए कि ज्योति मिर्धा पे कभी कोई आरोप नहीं लगा इस तरीके का, ना मेरे परिवार में, ना मेरी मदर इन लॉ, ना मेरे फादर इन लॉ, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे ऊपर। तो मेरा कहीं आने जाने का कोई मतलब नहीं था। दूसरा, मेरी मदर इन लॉ तो पिछले 10 साल से बीजेपी में है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हम बीजेपी में आए? मैं आज आई हूँ बीजेपी में, जिसका इंडिया बुल से कोई लेना देना नहीं है। मेरे हस्बैंड ने शायद 2010-11 में कभी छोड़ ये दिया। हमने भी रिसर्च किया, आपकी किसी भी परिवार के सदस्य का कहीं पर भी कोई नाम जिक्र SRT में नहीं है कहीं पे भी, कभी ना आया है, ना कभी था, ना आज की तारीख में कहीं चल रहा है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है नागौर में? आप रिचपाल जी को लेकर के आ गए और बड़े फटकारे लगा रहे हैं, उनकी और गोविंद सिंह डोटासरा की भी तुलनाएं की जा रही है। फिलहाल क्या स्थिति है नागौर की? बहुत अच्छी स्थिति है। रिचपाल जी के आने से एक बेनिफिट हमें और हुआ है कि जहाँ मेरी, क्योंकि पहले चरण में हमारा इलेक्शन आ गया तो सब जगह हम पहुँच नहीं पा रहे, तो लोग मान लेते हैं कि भाई अगर वो चले जाते हैं तो मेरी अटेंडेंस मान ली जाती है वहाँ पे, तो उसका हमें एक एडेड एडवांटेज मिल रहा है। और वो सही तरीके से अपनी बात रख भी सकते हैं लोगों के सामने, उनकी लोकल भाषा में रख सकते हैं, उनको कनेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं और 2 मिनट में उनको बात समझा देते कि क्यों हमें लीडरशिप को ग्रूम करने की ज़रूरत है, या इस केस में क्यों हमें ज्योति मिर्धा को जिताने की ज़रूरत है। मिर्धा परिवार का एक और सदस्य जल्द ही बीजेपी में आने वाले? वो मैं तो चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। परिवार एक जगह बैठता है तो परिवार की भी मजबूती लगी रहती है। अब ये जो पीछे प्रकरण किया था, ये भी हनुमान बेनीवाल जी का ही किया हुआ गेम है कि बाकी 2 लोग जो थे वो तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे और तेजपाल साइलेंट बैठा था। आगे क्या होता नहीं होता वो समय बताता है, लेकिन आप एक पार्टी का समर्थन ले रहे हैं, अपने आप को गठबंधन का हिस्सा बता रहे हैं और उसके बाद में आप उसी के पार्टी के लोगों को निकलवा रहे हैं बाहर पार्टी से। कभी आप पार्टी के गठबंधन को आप मतीरों का भारा बोल देते हैं। डोटासरा जी के लिए अगर बोला तो डोटासरा जी को कहते हैं छोटे नेता हैं, उनसे कौन पूछता है। अशोक गहलोत ने मेरा गठबंधन कराया, दिल्ली के बड़े नेताओं ने मेरा गठबंधन कराया। इस तरीके के तमाम जो बयान है वो देख करके लगता है कि भाई कांग्रेस में भी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी उनकी। एक हम सोशल मीडिया पर एक बयान देख रहे थे, एक वीडियो देख रहे थे जिसमें नारी शक्ति, यूँ कहें कि राजनीति में RLP की नेता रही, मिर्धा से विधायक, एक बयान आया कि ज्योति मिर्धा हैं वो चिड़कली हैं तो उसको उड़ा देंगे, गाय है तो उनको गौशाला में भेज देंगे। क्या कहना चाहेंगे? दुख होता है कि एक महिला पर इस प्रकार की टिप्पणी करें। आप ये देखिए कि ये खुद मर्डर केस में फंसी हुई थी। जब गहलोत साहब के साथ में हनुमान बेनीवाल जी ने अभी वापस ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन के ऊपर गठबंधन तोड़ा, जो कि असली कारण नहीं था। असली कारण ये था कि उनकी जिस तरीके की दुकानदारी टाइप की राजनीति है, उसको चलाने के लिए उनको राज्य सरकार की मदद चाहिए होती है। तो बहाना ढूंढ रहे थे, किसान आंदोलन का उन्होंने बहाना बनाया और जाकर के शरण में चले गए गहलोत साहब की। उस वक्त इनके जो MLAs थे उन पर मर्डर का केस चल रहा था। एक मुसलमान लड़का था जो JCB के टाइम इन्होंने जब बंजारा प्रकरण के अंदर जो इन्होंने आंदोलन किया था, जो इन्होंने भड़काया था, जिसके वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और वो केस जो है वो सरकार ने वापस ले लिया। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर समर्थन ही देने की बात होती तो ये लोग कभी भी जा कर के और कांग्रेस को समर्थन दे सकते थे, क्योंकि दोनों पे मर्डर केस था। लेकिन केस वापस विड्रॉ कर ले सरकार, और जो अधिकारी उसके अंदर जिसकी तरफ से किया गया था, उस अधिकारी को केस के चक्कर में आज तक घुमाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इनकी घालमेल थी। और इंदिरा देवी जी का ये कहना, मैंने उनके प्रति कभी कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करी है, ना मैं उनको ऐसा जानती हूँ। तो इस तरीके की बातें करना मुझे नहीं लगता इस समाज में अच्छा लगता है कि गाय है तो गौशाला में डाल दो। और गौशाला में डालने की बात करना मतलब वोट मांग रहे हैं हम लोग, आप वोटों की लड़ाई लड़ो, अपनी वो बात करो, गौशाला में डाल दो और पिंजरे में डाल दो, वो पब्लिक ही जवाब देगी मेरे ख्याल से। अच्छा ज्योति जी, क्या देखते हैं कांग्रेस की अगर बात करें, RLP की बात करें, तो तमाम यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे मुकेश भागर की बात करें या जब तमाम यहाँ कांग्रेस के युवा नेता हैं, वो सारे के सारे एकजुट हो गए हैं। मानते नहीं चुनौती है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के तमाम प्रयास कर, जिनको वो खुद मतीरों का भारा बता रहे हैं, तो कैसे इतना एकजुटता हो सकती है, मुझे नहीं लगता। सबके साथ में अलग अलग तरीके के इनके जिसको कहते हैं कि कभी ना कभी चुभे हुए हैं। मुझे लगता है कि मौका आएगा जब सब अपना
समय देख करके हिसाब चुकता करेंगे। क्योंकि हनुमान बेनीवाल आपके प्रति हमेशा मुखर दिखते हैं तमाम प्रकार के, लेकिन आपकी ओर से कभी ऐसा बयान या इस प्रकार की ऐसी बातें देखने को मिली नहीं। क्या कहते हैं आप इस चीज़ को, क्या कहते हैं? उनकी बराबरी मैं नहीं करना चाहूँगी। मैं मानती हूँ कि एक मंच की गरिमा होती है। वो अनशन जब आरोप लगाते हैं तब ज़रूर मैं उसका कहीं ना कहीं जवाब देती हूँ, पर उसके अलावा उनके बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ हुड़दंग मचाना है, काम कुछ करवाया नहीं है जीवन में। आप बोलते हो मैंने संघर्ष किया, मैंने यहाँ किया, लाशों के ऊपर बैठ के राजनीति करी। हमारे युवा साथियों को नशे की ओर आप पता करके देखो कि नशे की कितनी लत पड़ चुकी है लोगों में। और बड़े बुजुर्ग जो है वो इसी चीज़ को देख करके, अपनी अगली पीढ़ी को बिगड़ता देख करके आज समझ रहे हैं कि भाई इस बोतल से दूर रहना चाहिए हमें। अभी मैं आप ही के पार्टी के एक नेता से इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल एक बंद मुट्ठी थी, अब मुट्ठी खुल गई है। मारवाड़ी में एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली पछे खाक की। आप इसको लेकर सहमत हैं? एक्सपोज हो गए। पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद में चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन किया। कितने लंबे चले वो सबको दिख रहे हैं। आज कांग्रेस वाले भी डरे हुए बैठे हैं। ये गठबंधन आज है, कल पंचायती राज के चुनाव आएंगे तब गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा। हनुमान बेनीवाल जी इसका खुलासा नहीं करते। मैंने हर मंच से बोल दी ये चीज़। अगर उनके मन में कोई अच्छी भावना होती तो बोल चुके होते कि भाई इंडिया गठबंधन कब तक चलेगा। अच्छा, क्या विज़न लेके चुनावी मैदान में जा रहे हैं? क्या विज़न नागौर के लोगों के लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये चर्चाएं हैं कि मोदी सरकार जो है फिर से बनने वाली है। अगर ज्योति मिर्धा यहाँ से जीतते हैं तो क्या उनके विज़न चल रहे हैं दिमाग के, भाई मुझे नागौर के लिए ये करना है ताकि नागौर में फिर से मिर्धा परिवार जो बीजेपी के साथ एक बड़ा नाम हो जाए? देखिए, मोदी जी के साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो एक डिसाइसिव तरीके से चलते हैं और प्लान, सरकार के पास में अपना प्लान होता है। तो आप अगर उसमें भी अगर दोनों सरकारों के तालमेल से काम चला लेंगे तो भी अपने लोगों का बहुत भला हो सकता है। उसके अलावा जब आप लोकसभा में बैठते हो, पॉलिसी मेकिंग होती है, विकास के मुद्दे एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो मेन काम होता है पॉलिटिक्स के अंदर, आप अगर पार्लियामेंट में जा रहे हो तो आपका काम लेजिस्लेशन का है, यानी कानून बनाना, रीति नीति बनाना। आप कोई ऐसा कानून बनाते हो जिससे जनता का भला हो जाए, जिससे किसान वर्ग का भला हो जाए, जिससे महिलाओं का हो जाए, युवाओं का हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट अपने को पूरे देश में देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा बैंग फॉर द बक जिसको कहते हैं वो पॉलिटिक्स में मिलता है। और अगर आपकी डिसाइसिव मजबूत सरकार है और दोनों सरकार आपकी हो, तालमेल अच्छा चल रहा हो, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारे लोगों को मिल सकता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। नागौर में ये भी बातें हैं कि ज्योति मिर्धा जब से बीजेपी में आए हैं और राजस्थान में सरकार बीजेपी की बने, उसके बाद दबदबा जो है पूरे नागौर में ज्योति मिर्धा का है। कितनी सच्चाई है इसमें? मिर्धा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, नेताओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है और ऊपर वाले की मेहर है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। मैंने यही बात लेकर के चले थे कि भारतीय जनता पार्टी में अपना कुनबा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अच्छे लोगों को लेकर आएंगे, जोड़ेंगे। आरएलपी में भी मैंने ये कहा कि वो लोग हैं जो कभी, जिनके बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं को वोट दे रखे हैं, तो कोई उनसे कोई दुश्मनी या बैर नहीं है। और सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा होगा आए। आरएलपी को आप इनवाइट कर रहे हैं, आरएलपी के नेताओं को भी अगर इच्छा है तो आ जाए? मैं हर मंच से करती हूँ और उसका उदाहरण है आपके सामने। हमारे रेवत डांगा जी आए थे, पुखराज जी तो अब आए हैं, रेवत डांगा जी पहले ही आ गए थे। जगदीश बिडिया सर जी जो पहले हुआ करते थे प्रधान, तो वो निर्दलीय थे। उसके अलावा अभी BL भाटी जी ने ज्वाइन करी है बीजेपी। और मतलब जगह जगह जहाँ जाते हैं वहाँ ज्वाइनिंग कराते ही चलते हैं। कल भी विद्याद में थे, कई लोगों को ज्वाइन कराया, छोटे बड़े बहुत से नेता हैं जिन्होंने आकर के ज्वाइन कराया, बीजेपी को मजबूत किया। ज्योति मिर्धा जी किन से प्रभावित हुई बीजेपी में आने के लिए? कोई केंद्र से आया था कि फिर यहीं स्टेट से ही बात? नहीं, देखिए, बीजेपी सेंट्रल लेवल पे जो काम कर रही थी उससे तो सभी प्रभावित हैं। मैंने तो जब मैं कांग्रेस में थी तब भी धारा 370 के पक्ष में ट्वीट डाला था, तो ये तो मैं बैकडेट में जाकर के नहीं डाल सकती। हालांकि हनुमान बेनीवाल जी तो कह सकते हैं कि पीछे से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट का अटेंडेंस रजिस्टर बाद में टिंकर करके और उसमें अपनी अटेंडेंस बढ़वा ली है जब उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन वो बात एक अलग है। क्या है उसमें सच्चाई क्या है? क्योंकि पूरी तरीके से बात आई नहीं है खुल के। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो तो ऐसे ही करते हैं, डॉक्टर की डिग्री भी जो उनके दादाजी थे तब उस तरीके का लेकर आए, तब ये करते रहते हैं। क्या सच्चाई है इसमें? मैंने तो सोशल मीडिया पे लगा रखी है मेरी डिग्री, तब उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये डिग्री पता नहीं फर्स्ट ईयर कहीं साउथ से किया था और सेकंड और थर्ड ईयर जो है वो जयपुर से करे थे। तो मैंने एक सर्टिफिकेट और मिलता है जिसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के आप तब एडमिशन हुआ था और आपने कितने अटेम्प्ट्स के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर क्लियर करें। तो वो मैंने तो वो सर्टिफिकेट भी उठा करके ऊपर लगा दिया। मैंने कहा ये
हनुभाई एलएलबी एक्सपोज होने चाहिए कि किस तरीके से झूठ बोलते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा एक और वो करा है, बखेड़ा खड़ा किया है किसी भाषण को उठा करके और उसको कांग्रेस के नेशनल हैंडल पे लगवा करके कि ये अगर 400 की पार जो बात कर रहे हैं वो रिजर्वेशन हटा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देंगे। इस बात का कल मोदी जी ने बाड़मेर में भी जिक्र किया। जी, मोदी जी ने उससे पहले भी रिजर्वेशन के बारे में बोल रखा है। कल फिर उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है, क्योंकि ये प्रचार करे ही जा रहे हैं इस चीज़ का कि अगर मोदी जी आएंगे 400 सीटें आएंगी तो ये रिजर्वेशन हटा देंगे। जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए हनुमान बेनीवाल जी से कि क्या 2011 में फरवरी के महीने में उन्होंने कोई लेटर लिख करके भेजा था क्या जिसमें उन्होंने आरक्षण हटाने की अनुशंसा करी थी? ये सवाल पूछना बनता है उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए उनसे। वो आज एक गठबंधन करके आए हैं, वो गठबंधन जो है वो कांग्रेस का, इंडिया का गठबंधन है। तो उनसे सवाल जो पूछने चाहिए वो ये पूछने चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो उनकी क्या राय है, उस पर क्या मत है उनका। धारा 370 हटी तो उसके ऊपर क्या मत है उनका। पानी के लिए अगर काम करना था तो राजस्थान के अंदर उन्होंने क्या काम करवाया? भाई सरकार के हिस्से भी थे, विपक्ष भी थे, और अभी भी जब बोल रहे हैं तो सरकार तो बीजेपी की आ रही है। अगर विपक्ष में मान लीजिए आप जीत भी गए तो आप क्या काम करवा पाएंगे यहाँ पे? संघर्ष जब तक कि डायरेक्शनल नहीं हो तब तक उसका कोई सार नहीं होता। मैं टोल मुक्त भारत करा दूंगा और युवाओं को ये करवा दूंगा और मैं फलां करा दूंगा, ठिकाना करा दूंगा। अग्निवीर योजना को लेकर भी काफ़ी बातें करते हैं। बातें ही बातें करते हैं, डिलीवर क्या किया है ग्राउंड पे? कोई उनसे ये नहीं पूछता। दरअसल क्या उनकी जो ये उलझाने वाली बातें होती है, इसी में आकर के वो जपाजप में आ जाते हैं बच्चे। डॉक्टर ज्योति मिर्धा ये बातें नागौर की जनता को समझा पा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें देखिए, आप उनको पूछिए कि आपके पास आए तब आपने क्या किया, ये पूछते हैं आप? ये कहते हैं ये जनता नहीं पूछती है, ये काम मीडिया के लिए होना चाहिए कि मीडिया पूछे उनसे, ताकि वो आगे बढ़ के नहीं बताएंगे ये चीज़। और जनता कभी सवाल नहीं पूछती इस तरीके के सवाल मीडिया को पूछने पड़ेंगे। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आपके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी अगर आप आओगे, तो भाई टॉप 1 2 3 क्या प्रायोरिटी रहेगी, या आप फलां चीज़ के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। सनातन धर्म के ऊपर इंडिया अलायंस के एक बंदे ने ये बोल रखा है कि ये तो वायरस है, ये कोरोना कोविड बवाल हुआ था उसमें। तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है, क्या आप स्टालिन की बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? राम मंदिर बना है, अगर आपको जाना पड़ा तो क्या आप दर्शन करने जाओगे या नहीं जाओगे? तो कांग्रेस की जो गठबंधन की जो इनकी गहराई है वो वहीं से समझ में आएगी। और उसको वो सवाल कोई नहीं पूछ रहा उनसे, इसीलिए वो एक्सपोज नहीं हो रहे। मैं चाहती हूँ कि उनसे सवाल पूछे जाएं ताकि वो पूछे जाएंगे ज़रूर। राजनीतिक बातें खूब सारी हुई, कुछ पर्सनल बातें भी की जाएं। घर वालों को समय देने का मौका मिलता है? जनरली तो मिल ही जाता था, पीछे से तो फ्री बैठे थे तो कोई इतना ज़्यादा समय था नहीं। दिन मतलब लोगों के साथ भी मिल लेते थे और घर वालों के साथ भी बिताने का मौका मिल गया। अब जब से चुनावों का सिलसिला जारी है तब से सब समझते हैं कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें समय लगाना पड़ेगा। और जब न्योता खुद बड़े नेताओं के साथ आया हुआ हो कि उन्होंने आपको ढूंढ करके बुला करके कि नहीं आप आइए, ज्वाइन कीजिए, हम चाहते हैं कि आप राजनीति में एक्टिव रहें, हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करें, जनता की सेवा करें, तो वास्तव में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे करके भेजा है, मुझे लगता है ऐसा। और मैं चाहूँगी कि मैं जो विश्वास उन्होंने जताया उस पर खरी उतरने का प्रयास करूँगी। बिल्कुल, ये डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी थे। तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नागौर में एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की जो बातें हैं उनका, जैसा इन्होंने बताया कि खुलासा धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लग गया है कि ये चीज़ें क्या उन बोलते हैं और क्या करते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी तमाम बातों पर लगातार अपनी जो उनकी बातें विपक्ष की ओर से आती हैं उन पर जवाब देते रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नागौर की जनता 19 तारीख को किन के पक्ष में मत पेटी में अपना समर्थन डालती है और 4 जून को परिणाम क्या निकलते हैं। धन्यवाद।